हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जीडी 2024 के पीवाईक्यू का हम एनालिसिस कर रहे हैं। और यह सेट नंबर 6 21 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स देखे हैं। बहुत सारे बच्चों को यह डाउट है कि पढ़ाई को किस तरह से शुरू किया जाए। जो बच्चे न्यू कमर है, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि अगर आप नए हैं, आपने इससे पहले कभी भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है या फिर की भी है तो एक सही प्रॉपर वे से आपने नहीं की है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपना फाउंडेशन क्लियर करना होता है। जैसे कि आप जो भी मान लो सीजीएल दे रहे हैं, तो जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैं सीजीएल को बेस मान के चल रहा हूँ। तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं: इंग्लिश, जीके, गणित और रीजनिंग। तो अगर आपके ये चारों सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किए हैं, पढ़ रखे हैं, जैसे कि गणित के आपने सभी चैप्टर कंप्लीट किए हैं, रीजनिंग के सभी चैप्टर आपने कंप्लीट किए हैं, इंग्लिश के सभी चैप्टर अगर आपने कंप्लीट किए हैं, तभी आप इस मॉक टेस्ट को दिया कीजिए। अगर आप बिना अपने जो बेसिक कंप्लीट किए अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और फिर आपका जो स्कोर आता है, वो स्कोर आपको एक मतलब जो आपको चाहिए वह स्कोर नहीं बन पाता है, तो आप निराश हो जाते हैं और इससे कि आपको डिमोटिवेट हो जाती है। तो मेरी जो सलाह है कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि अपना बेसिक जो है वह कंप्लीट कीजिए। अब बेसिक कैसे कंप्लीट होगा? तो हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा है बिल्कुल फ्री है। मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा। आपको कोई भी बैच मैं पेड बैच नहीं ला रहा। मेरा कोई अलग ऐप वैप पे मैं पढ़ाता नहीं हूँ। यही चैनल है, इसी पे सब पढ़ाऊँगा। चाहे आपका हर सब्जेक्ट हो। तो अभी फ़िलहाल मेरी अलग से ऑफलाइन ट्यूशन्स चल रही है, जिस वजह से मैं यहाँ पर ऑनलाइन में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, मैं आपको ऑनलाइन में हर सुविधा प्रोवाइड करूँगा। तो यह मेरा न्यू कमर्स के लिए था कि अगर आप नए हैं और आपको नहीं मालूम है कि किस वे में आपको एग्ज़ाम देनी है, तो अगर आप नए हैं तो आपको पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा। मॉक टेस्ट आप बेसिक कंप्लीट होने के बाद ही दीजिए, ताकि आपका स्कोर जो है वह अच्छा हो, इंक्रीज़ हो, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, ना कि डिमोटिवेट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैसे कि ये प्रश्न अगर आपका बेसिक कंप्लीट ही नहीं है तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, आपने इस तरह के क्वेश्चंस को पहले भी लगाया है, तो आप क्या करोगे? 120 इंटू 15 है और बट्टे में 30 है। आप गिन के इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकंड में उड़ाओगे। तो 30 से यह गया 40 बार और 40 चौके 60। अगर आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं है, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करना होगा। अगर आपका बेसिक सही है तो आप हर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 सेकंड में सॉल्व करोगे। वैसे भी जीडी का इतना टफ लेवल तो रहता भी नहीं है। तो यहाँ पर ए क्या होगा? 14 होगा। तो 4 इंटू 196। अब देखो मैं कितने फास्ट तरीके से कर रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो भी मैं ए का वैल्यू लूँगा उसका स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर क्या होगा? 14 का स्क्वायर 196। अब इसका मल्टीप्लाई मुझे 4 से करना है। देखो मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। यह कोई बेसिक तो है नहीं कि मैं एक एक चीज़ आपको आराम से बैठ के पढ़ाऊँ। फिर भी मैं आपके लिए स्पीड थोड़ा कम रखने की कोशिश करूँगा। तो 4 से मैं अगर 6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो 4 वाले यहाँ पर ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये नहीं सॉरी, ये होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। तो ये वाले दो तो हमने वैसे ही एलिमिनेट किए। अब बचे ये वाले दोनों। अच्छा, डबल डिजिट देखते हैं तो यहाँ पर हमारे कैरी 2 बचे थे। तो 19 चौके 76, 76 और 2 78, तो 784। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सॉल्व कर रहा होता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को 10 सेकंड या 12 सेकंड दे के इसको सॉल्व करता। ये क्वेश्चन देखो, एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद
y भी उसी बिंदु से मतलब P बिंदु से उसके पीछे अपनी साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति चाल से चलना शुरू करता है। y x को प्रारंभिक बिंदु से मतलब P से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब आप इसे आराम से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो एक x है और वह बिंदु P से जा रहा है इस तरफ, मान लो इस तरफ जा रहा है। अब उसकी जो गति है वह क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी गति है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और 6 घंटे तक वह चला। तो 12 से अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बन रहा है, 12×6 = 72। तो 72 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अब क्या हो रहा है कि y भी इसी दिशा में चल रहा है कि लेकिन कब चल रहा है, 6 घंटे के बाद। तो 6 घंटे तक तो यह 72 किलोमीटर चला है। यह जो y है वह 6 घंटे बाद निकला। तो 6 घंटे बाद वह निकला अपनी साइकिल पे और 16 की चाल से। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो 12 है यह किसकी चाल है, x की चाल है, और जो 16 है यह y की चाल है। 16 में से 12 गए तो 4, जो इनकी चालों का अंतर आ रहा है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे का आ रहा है। अब सॉल्व करेंगे तो यह कितनी बार जा रहा है, 18, यानी कि टोटल वह कितने किलोमीटर चला होगा, 18 घंटे चला होगा, वह 18 घंटे चला होगा। और 16 की चाल से, तो 16 × 18 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 48 का 8, और यूनिट डिजिट से भी वैसे हम कर सकते थे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर उसको इतने की हानि होती है। तो पुस्तक का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात हमें निकालना है। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक बात बताओ कि जो भी छूट दी जाती है वह अंकित मूल्य पर, और जो भी प्रॉफिट होता है वह होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो अंकित मूल्य को इतने में बेचने पर इतने की हानि होती है, तो बेचा गया और CP। सबसे पहले तो आपको यह लिखना है, लेकिन यह आपको दिमाग में करना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो कि कोई 12 का सामान 5 में बेचा और उसको नुकसान हुआ 50% का, यानी कि 2 का सामान 1 में बिका। यहाँ पर जो ESP है यानी कि सेलिंग प्राइस है वह यहाँ पर कितनी है, 5 है, और यहाँ पर 1 है। ये मैं थोड़ा सा क्लियर एक लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 1 है और ऊपर में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है जबकि यहाँ पर 1 है। दोनों को सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए हम यहाँ पर 5, वहाँ तो ठीक है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब ये बन के 5 बन गया और यहाँ पर 10 बन गया। तो CP 10 हो गया और ये 5। अब बोला क्या गया है कि हमें CP और MP का रेशियो निकालना है। ठीक है, 2 से काटा मैंने इसको 6 बार, 2 से काटा मैंने इसको 5 बार, निकल गया। बॉडमास का यह क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो 45 को अगर 5 से भाग करेंगे तो 9, यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है वह 9 निकल के आ गया। अब 6 × 4 × 9, तो 24 × 9। ओके, इसको जोड़ेंगे तो इसको कितना बन रहा है, ये 85, और माइनस में है 24 × 9। इसको करेंगे तो 6 और 9 दूनी 18, 18 और 3 21। तो 216 में से अगर 85 को हम घटाएंगे तो क्या आ रहा है, देखते हैं। तो 1, 11 में से 8 गए तो 3, और यहाँ पर 1, तो माइनस में आएगा क्योंकि बड़े वाले संख्या का साइन लिया जाता है। तो यहाँ पर ये आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन है, A और B एक काम को 14/3 दिन में पूरा करते हैं, जबकि B और C उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा C और A उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह समान काम को कितना
समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 14/3 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 12/5 दिन में। तथा ए और सी 16/3 दिन में। अब हम इनका क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम देखो, अब एलसीएम में बच्चे मतलब ऐसी संख्या देख के थोड़ा डर जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। 14 दिख रहे हैं तो क्या आप 7/2 कर सकते हो? प्राइम फैक्टर में इसे ब्रेक कीजिए। यहाँ पर 4/3 करो और यहाँ पर 16 ही उसे रहने दो। मैंने ऐसे क्यों ब्रेक किए आपको पता चल जाएगा। एलसीएम जो भी होगा वह 7 होगा, 3 भी होगा और 16 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? जो भी एलसीएम बनेगा वह एलसीएम क्या बनेगा? 7/3/16। अब सॉल्व करने का जो तरीका होगा, यहाँ से हमें ए प्लस बी वाला जो ये दोनों है, इन दोनों का यहाँ पर 14/3 आ रहा है। काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 यहाँ पर कम करने होंगे और इसमें से 2, तो 8 या 24 और 24 या 72, यहाँ पर 72। अब 12 से अगर हम इसे काटेंगे तो इसमें से 4, जो यहाँ पर 4 लिखा है ना, ये हम कम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? तो 4/7 यानी कि 28, और 28 पंजे कितने होते हैं? 140, वो हमने यहाँ पर रखे। अब यहाँ पर है 16, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 7/3 21, 21 और मल्टीप्लाई में 3, तो 21 या 63। इन तीनों को जोड़ेंगे। किन तीनों को? इन तीनों को। तो जोड़कर क्या आ रहा है? तो 2 और 3 5, 7 और 4 10 17, 17 से 7 और 1 और 1 2, और टोटल यह कितना आ रहा है? तो 21/16, तो यह होगा 336। ओके, मैंने ऐसे 336 क्यों बोला? क्योंकि मुझे 21 का टेबल आराम से याद आता है। तो यहाँ पर यह हमारा राइट आंसर बन जाएगा। दो संख्याएं इस प्रकार की दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है? तो दो संख्या दी गई है और पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर मैं पहली संख्या को यदि मैं पहली संख्या को x मान रहा हूँ और दूसरी संख्या को 2x, क्योंकि पहली संख्या जो है दूसरी की आधी है। अगर दूसरी 2x हो जाएगी तो पहली x हो जाएगी। यदि इनका औसत 15 है तो इनका जो औसत है वह 15 है। तो दो संख्या है तो 15 दूनी 30। ओके, अब इनका जोड़ ही तो 30 के बराबर है। तो 3x बराबर क्या हो रहा है? 30। x बराबर क्या होगा? 10। अब x बराबर 10 यानी कि पहली संख्या, और हमें पहली संख्या ही निकालनी थी, तो हमारा राइट आंसर भी 10 निकल के आ गया। यदि u को v से 5% अधिक अंक मिले तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है? बहुत अच्छा प्रश्न है। u के जो अंक है, या फिर मैं बात करूं कि u जो है v से 5% अधिक अंक मिले, तो यदि v 20 है तो यह क्या होगा? 21। तो v के अंक तो ठीक है 21, और कितना है? 1 है, और मल्टीप्लाई में 100। सॉल्व करने पर क्या आएगा? 4.7। तो कितना हो रहा है? तो 8 और 4 तिया 12, 128, प्लस इसे सॉल्व करने पर 16 दूनी 32, तो 200। अब ये वाला माइनस में जाएगा, 200 वाला माइनस में जाएगा, और 44 4400 में अगर मैं 128
जोड़ रहा हूँ तो यह बन जाएगी 2528। इसमें से 200 माइनस करनी थी, तो आपका राइट आंसर 4328 हो जाएगा। यदि ए का 4/5वां भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है तो ए अनुपात बी निकालिए। तो क्या होगा, ए का 4/5 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है। ओके, 5 से 5 कैंसल। अब यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये एक बार और ये 2 बार कैंसिल हो गया। बी बराबर क्या आ रहा है 2, ए बराबर क्या आ रहा है 1। सॉल्व। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब यह आपको ऑप्शन से करना होगा। 11 से विभाज्य होने के लिए आपको क्या करना होता है कि अल्टरनेट संख्याओं का योग या तो बराबर होगा या फिर अल्टरनेट संख्याओं का योग या फिर घटाव 11 या फिर 11 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अल्टरनेट देखते हैं कि यहाँ पर 7 बन रहा है और यह भी 7 बन रहा है, तो यस ये 11 से डिवाइड है। ये वाली देखते हैं 8, ये भी 8, तो ये भी 11 से डिवाइड होगी। 4 और ये कितना बन रहा है 15, तो 15 में से 4 को घटाया तो 11, तो यस ये भी 11 से डिवाइड होगी। इसे सॉल्व करते हैं। 7 और 3 10, 6 और 2 8। ना इसे घटाने पर, ना इसे जोड़ने पर, ना इसका अल्टरनेट, किसी भी तरह से यह 11 का मल्टीपल नहीं बन रहा है, तो हमारा राइट आंसर यह वाला आंसर बन जाएगा। 4 संख्याओं का औसत 24 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से दुगना है। अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। ओके ठीक है, करते हैं। तो 4 संख्याओं का औसत कितना है 24 है, तो 24 × 4 कितना होता है 96। ठीक है, हमने क्या किया 24 का 4 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो है अंतिम 2 संख्याओं के औसत से क्या है दोगुना है, तो यह प्रथम संख्या हो गई प्रथम 2 और यह हो गई अंतिम 2 संख्या। तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से दुगुना है, यानी कि अगर ये x होगा तो यहाँ पर ये 2x होगा। ठीक है, और क्या बोला है कि अंतिम 2 संख्याओं का योग हमें निकालना है। ओके, आराम से करेंगे। तो यहाँ पर 3 बराबर 96 है, तो 3 से अगर मैं भाग करूँगा तो 3 और ये 2, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 32। अब बोला क्या गया है कि अंतिम 2, तो अंतिम 2 तो x ही है, यानी कि 32। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 5 जो शर्ट का क्रय मूल्य है, 5 का CP और यहाँ पर 3 शर्ट का विक्रय मूल्य यानी कि SP, ओके, बराबर है। तो लाभ प्रतिशत, तो 3 खरीदने पर कितने फ्री मिलेंगे 2 फ्री। 2 क्यों, क्योंकि 3 तो आपने खरीदे, 2 आपको मतलब फायदा हुआ, तो और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आपको मालूम है कि 2/3 66.66% होता है। नेक्स्ट, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाफ ईयर है। ओके ठीक है, और इतना रुपए हो जाता है, तो वार्षिक दर कितनी है। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप बताओ 2 साल का है और अर्धवार्षिक है, तो कितने स्लॉट बनेंगे। आप कहोगे 4 स्लॉट बनेंगे, 1 2 3 और 4, टोटल 4 स्लॉट बन जाएंगे। ओके, अब ये क्या है, ये आपकी मतलब प्रिंसिपल है और ये आपका ब्याज है। दोनों को जोड़ेंगे तो 22,000 प्लस 10,210.2 कितना आ रहा है, तो 0 1 2 2 और 3, तो 32,210.2। तो यह आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं। ओके, तो यह क्या है 32,210.2 आपका अमाउंट है, और जो आपका प्रिंसिपल है वह है
22,000। अच्छा, यह सब क्या है, अनुपात में। ओके, ठीक है, तो कैंसिल करते, 2 से मैंने काटा इसको 11,000 बार, 2 से इसे काटूंगा तो यहाँ पर आ रहा है 16, यहाँ पर आ रहा है 10, और एक आया तो एक कैरी आया 5, तो बे पंजे 10, और यहाँ पर कितना आ रहा है, अब इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 1,000 आ गया। यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, तो 11 एकम 11, कैरी आए 5। अब 11 चौके 44, कैरी आए 7, तो 11 छिंग 66, कैरी आए 4, 45, तो 4 बार गया और बचे 1, 11 एकम 11। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए हमें यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ाना होगा। अब आएगा मज़ा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ध्यान से देखो, 2 और 2 4, तो यह किस संख्या का चौथावा घात हो सकता है? आप कहोगे 10 का, 10 का पावर 4 ही तो 10,000 होता है। ओके, और ये किसका होता है? तो आप कहोगे 11 का, 11 का पावर 4, और हमें यही चाहिए था, क्योंकि हमारे जो स्लॉट मैंने शुरुआत में आपको बताए थे, टोटल 4 स्लॉट बताए थे, तो हमें पावर 4 ही लेना था। तो 10 का जो 10 की कोई वस्तु है और वह बन कितनी रही है, 11, यानी कि प्रिंसिपल 10 का अमाउंट 11 बन रहा है, यानी कि एक का ब्याज मिल रहा है 10 पे, तो जो मिल रहा है क्या होगा, 10%। अब यह तो है क्या बोलते हैं इसको, हाफ ईयरली हमने काउंट किया था। अब हमें जो ब्याज निकालना है वह निकालना होगा वार्षिक दर। यहाँ पर बोली है ना, वार्षिक ब्याज दर कितनी, तो ब्याज दर क्या होगी, दुगनी, 10 की दुगनी 20। ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी उसी कार्य को 21/4 घंटे में, हाँ तो यहाँ पर घंटे में, ठीक है, तो घंटे में पूरा कर सकती हैं, और सी और ये इसे 7/2 घंटे में पूरा कर सकती हैं। तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है, कितने घंटे में या दिनों में, जो भी है, आप गणित पे ध्यान दीजिए। तो ये कितने में कर रहा है, 7 घंटे में। बी और सी यहाँ पर दोनों मिलके कर रहे हैं 21/4, जबकि ए प्लस सी कितने घंटे में कर रहे हैं, 7/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, 21 एलसीएम लिया तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3, यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 4, और यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 3 3 दूनी 6। ओके, अब बोला क्या गया है कि अब देखो यहाँ पर ये कितना एफिशिएंसी से काम कर रहा है, आप कहोगे 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। बी प्लस सी कितने कर रहे हैं, 4, और यहाँ पर ए और सी कितना कर रहे हैं, ए तो आपको मालूम है कि 3 कर रहा है, तो 6 में से अगर 3 को घटाएंगे तो जो बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी होगी वह भी 3 होगी, यानी कि सी जो काम कर रहा है वह एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। अब यहाँ पर सी और बी दोनों का 4 दिया है, यानी कि बी जो है वह 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, टोटल वर्क भी 21 है, यानी कि जो बी करेगा एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 21 दिन में 21 यूनिट, यानी कि टोटल 21 दिन, या घंटे है तो आप गणित पे ध्यान दीजिए, घंटे वंटे ये तो चलता रहता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमश ये है, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। पहले तो आप इसका अंतर निकालिए कि यह कितना अंतर है, तो 6,600 में से मैंने 4,752 घटा दिए। ओके, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 16 में से 8 गए तो 8 और 1, तो 1848 रुपये का
यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है। ओके, कितने पे? 6,600 पे, और मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। सॉल्व करते हैं, 2 0 कैंसल। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं 6 से भाग कर रहा हूँ, तो 6 तिया 18, 0, और 6 अट्ठे 48, और नीचे कितना आ रहा है? 11। ठीक है, सही किया मैंने। $6,600 में से अगर 4752 रुपये घटा दिए, ओके, यह तो ठीक है। हाँ, सही तो है। सही है। सॉरी, मैंने यहाँ पर 6 लिया था, भावनाओं में बह गया था। यहाँ पर 3 लेना था। 6 तिया 18 होता है ना, मैंने 6 से भाग किया और ऊपर भी 6 लिख दिया। ओके, कोई वादा नहीं, करते हैं आराम से। तो 11 से हम काटेंगे, 11 दूनी 22। ओके, कितने बचे? 8, 11 अट्ठे 88। तो हमारा जो आंसर आएगा वह छूट कितने प्रतिशत की होगी? 28% की। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया गया है कि 420 प्लस 64 और बटे 8 माइनस 3 इंटू 6, तो ये कितना बन गया? 8 और 428। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 428। ओके, माइनस 6। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं। जॉन ने एक बैंक के खाते में 1,000 रुपये जमा किए, 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करता है, तो 2 वर्ष के बाद उसका ब्याज कितना होगा? ओके, ठीक है। तो 1,000 रुपये है, और आपको मालूम है कि 5% से 2 वर्ष में 10% ही बनेगा, तो इसका 10% निकालना है। अब इसके लिए कैलकुलेशन की क्या ही ज़रूरत थी। ये ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। ओके, तो 20% की वृद्धि की, फिर 30% की कमी की, और यहाँ पर मैं माइनस लिख रहा हूँ 20 इंटू 30, और बट्टे में। अब आप ये मत कहना कि 30 को माइनस क्यों नहीं लिखा, 20 को प्लस क्यों नहीं लिखा यहाँ पर। तो हमें अनफॉर्चुनेटली अपना आंसर ही तो निकालना है। तो कितना होगा देखते हैं। तो 2 0 कैंसिल, और ये बन गया 6, तो -16 का उसे क्या हो गया, मतलब कम करना होगा 100 में से। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 84 हो जाएगा। एक मैच को इतने रुपए में बेचने पर इतने की हानि होती है, वही मैच को 15,540 में बेची जाती है, तो क्या लाभ होगा या हानि होगी, यह निकालना है। सबसे पहले हम तो उसकी प्राइस निकालेंगे कि वह उसकी MRP क्या थी। ओके, कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो देखो कि कोई सामान 100 रुपये का था, 18% की छूट दी, यानी कि बेचा कितने में? 82 में। लेकिन यहाँ पर कितने में बताया गया है? 11,448 में। ओके, ठीक है। 2 से इसे भाग करा तो यहाँ पर आए 41। 2 से इसे भाग करूँगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है? अच्छा, पहले मैं 41 से भाग करूँगा, मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर 41 से भाग किया तो ऊपर 2 बच रहे हैं, और 41 दूनी कितना आ रहा है? 8 और 2 82। अब 114 में से 82 हमने घटाए, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 32। और अब ये जो 8 है यह हमने इसमें ऐड करें। अब कितनी बार जा रहा है? तो 41। ओके, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा था यार मैंने? 0 लिखना था। ओके, तो ठीक है, कोई वादा नहीं। तो यहाँ पर कितनी बार भाग गया? 2 बार। अब यहाँ पर कितने बचे? 32। ये वाले 8 हमने यहाँ पर रखे। अब 41 से अगर मैं
328 को भाग करूँगा तो कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे 8 से भाग जाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर 28। अब इस 28 को 2 से भाग करूँगा तो 14, और इस 14 को इससे कैलकुलेट करूँगा तो टोटल 1400, यानी कि जो सामान है वह कितने का पड़ा, 1400 का। इसका सीपी 1400 है, बेचा कितने में, 15,540 में। ओके, तो कितने रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, 1,540 का। कितने पे बन रहा है, तो 1400 पे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पर 1500 क्यों लिखा है यार, मैं आज बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। तो 14 इंटू कितनी बार जा रहा है, 14 एकम 14, कैरी आए 14 एकम 14, तो 11 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा, और यह पेपर भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। हालांकि आज के पेपर में मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन, पता नहीं मेरा दिमाग आज जगह पे था नहीं, फिर भी हमने कैलकुलेशन आसानी से किया। पेपर ज़्यादा टफ तो होता नहीं है ये एसएससी जीडी का, लेकिन मतलब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस रहते हैं। और उसके साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस बाकी क्या है, पढ़ाई करते रहो, और अगली क्लास में मिलते हैं। और हाँ, अगर आप अपना फाउंडेशन अगर कमज़ोर है तो आप फाउंडेशन बैच ज़रूर ले। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की कर रहा हूँ। अगर आपको अन्य विषय कमज़ोर है तो आप बाकी यूट्यूब पे अगर होंगे तो आप देखिए, अदरवाइज़ मैं कुछ दिनों में खुद से ला ही रहा हूँ, तो ठीक है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।